Now again, very important topic for this week has been the 15th Finance Commission report. Actually, there are two kinds of report that the 15th Finance Commission was asked to submit. The first one is for year 2021 22, है ना, and the second one is for the 5 years of 21 से 26 तक. ये दो रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया था फाइनेंस कमीशन को, बट ड्यूरिंग द बजट दिस रिपोर्ट वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, है ना, एंड दिस इज येट टू बी टेबल्ड. इट विल बी आउट अराउंड अक्टूबर. ठीक है. What we are going to deal is, first of all, finance commission report. We'll be dealing with all these topics in a very lucid manner and in a great detail. I hope you are enjoying this. First of all, we'll go to the key recommendation and then we will go into what actually finance commission is, what are the laws that are like, what are the constitutional provisions, what are the statutory provisions, what are the kind of grants that have the constitution provides for. Okay. तो for 2021 यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस रिपोर्ट इज फॉर 2021 एंड नॉट फॉर द होल 5 year period. Article 280 talks about the constitution of a finance commission. ठीक है. And it states that the president can form a finance commission every 5 years or even before if he deems fit. मतलब एटलीस्ट 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन तो बनना ही चाहिए, है ना, या 5 साल के लास्ट में एक फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए. लास्ट वाज 2014-15 and YV Reddy, it was headed by 14th finance commission was headed by YV Reddy. He was a former Supreme Court RBI governor, and this finance commission 15th, it was headed by NK Singh. Okay, fine. Table criteria for devolution of year 2021. 14th फाइनेंस, यहाँ पे एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि किस स्टेट को किस बेसिस पे टैक्स डिवोल्यूशन. ओके. 14th फाइनेंस कमीशन बेसिकली रिकमेंडेशन किन चीज़ों पे देता है? फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप स्टेट्स को क्या टैक्स, अपने जो टैक्स पूल है, जो भी यूनियन गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है पूरी कंट्री से, उसमें स्टेट्स को किन प्रिंसिपल्स पे आप टैक्स एलोकेशन करोगे. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम इस स्लाइड को स्किप करके नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, दिस इज द टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स. आई टुक इट फ्रॉम ब्लूमबर्ग क्विंट, है ना. इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट फॉर इकोनॉमिक्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. शेयर ऑफ टैक्सेस, ये वाला कलर जो है 5% ऑफ शेयर अप टू 5%, ये वाला कलर जो है 5 से 10% शेयर है, एंड ये वाला कलर जो है 50 अप टू 15%. मतलब यूपी एंड बिहार हैव गॉट द शेयर अप टू 15% ऑफ टोटल टैक्स पूल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. ओके. दीज स्टेट्स, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बंगाल, दे हैव गॉट अप टू 10%. यहाँ पे वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है, कि महाराष्ट्र को क्या मिला है, अप टू 10%, मतलब 5 से 10% वाले ब्रैकेट में ये स्टेट्स हैं. और बाकी सारे स्टेट्स को कितना मिला है, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दें, ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स को मिला है अप टू 5%. 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड दैट जो डिविजिबल पूल है यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन टैक्सेस का जो डिविजिबल पूल है, उसमें से 42% डिवोल्यूशन होना चाहिए स्टेट्स को. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है उसका 42% शुड बी गिवन टू स्टेट्स. दिस ईयर ऑल्सो द रिकमेंडेशन हैज बीन केप्ट इंटैक्ट. द डिवोल्यूशन इज नॉट इंक्रीज्ड, बट व्हेन 14th फाइनेंस कमीशन केम, इट मेड अ इंक्रीमेंट ऑफ 10%. Prior to 14th Finance Commission recommendations, the devolution to states was 32%. 14th Finance Commission ने क्या recommendation किया कि 32 से 10% increase कर दो, 42% कर दो. अब ये 42% में से कितना devolution होना है states में? That is called horizontal devolution. मतलब there are two kind of devolutions we are concerned about. Okay. First one is vertical devolution, and the second one is horizontal devolution.
ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। द सेकेंड डिवोल्यूशन इज अमंगस्ट द स्टेट्स, मतलब यूपी को कितना मिलेगा, राजस्थान को कितना मिलेगा, है ना, और मध्य प्रदेश को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कितना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटर हैज 10,000 रुपीज, ठीक है, इस 10,000 का 42% स्टेट्स को देना है। दैट वाज 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन इज वर्टिकल डिवोल्यूशन शुड बी 41% टू द स्टेट्स, मतलब 42 की बजाय 41 कर दिया, 1% का लॉस हुआ है। मतलब 10,000 रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल अगर इजी फिगर ले ले तो 100 रुपीज, 100 रुपीज में से 41 रुपीज स्टेट्स को दे दो। अब ये 41 रुपीज स्टेट्स के अमंगस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया अभी हम देखेंगे कि मतलब अब ये 41 रुपीज में से यूपी को कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना, और ये दैट इज वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि J&K के, यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K को मिला है 1%, ठीक है, J&K एंड लद्दाख, ठीक है, और इन स्टेट्स को मिला है अप टू 5%, पिंक कलर में जो स्टेट्स हैं, ये रेड कलर है, मरून कलर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एवर इट इज, बट इन स्टेट्स को मिला है कितना, अप टू 5, फ्रॉम 5 to 10% के ब्रैकेट में ये स्टेट्स हैं, और यूपी एंड बिहार को मिला है 10% से 15% के बीच में। किस स्टेट को कितना मिला है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ओके। की रिकमेंडेशन, okay, I told you fiscal deficit, the finance commission recommended a glide path of 4% by 2026. If you go through my previous lecture on budgets, I told that the finance commission recommendation of fiscal deficit has not been accepted. The government, instead of giving it a glide path of 4%, has given a glide path of 4.5% to the year of 2026. मतलब इजी है, सिंपल है कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, कितना करेगी, 4.5% करेगी इंस्टेड ऑफ 4%, जो कि फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है। कब तक, कौन से ईयर तक, 2026 तक, ओके। 2021 का एस्टिमेटेड कितना है, 9.8% फिस्कल डेफिसिट, ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी अराउंड 6% फॉर 21-22। Go through the previous lecture, budget, that is very important. बजट से बहुत क्वेश्चन आएंगे इस बार, क्योंकि बजट, इस बार का बजट हैज बीन अ बजट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। Although it has been a budget mostly based on finances, but the need of the hour is finances because of the, of course, the recession, the kind of recession. At least we are in a technical recession, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर्स में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव था, and that is called technical recession. Okay, now we will observe, this chart is very important. I took it from PRS website. Why this chart is important? Because बहुत simple prelims का 2 रुपए का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि what are the new additions into the criteria for devolution. Simple question. वो देखो, ये वाले 3, these were not included in 14th Finance Commission recommendation. These are new inclusions. यहां पे क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज यू हैव टू ऑब्जर्व, एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन जो लोग फ्रेम करते हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट पर्सन, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली एनालाइजिंग द सिनेरियो लाइक व्हाट कंट्री इज गोइंग थ्रू। तो अब इन चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है, या इन चीजों को इंक्लूड क्यों किया है, इसलिए दे विल थिंक अपॉन इट एंड देन दे विल फ्रेम अ क्वेश्चन। They will try to understand कि have you gone through the fact कि इन चीजों का इंपॉर्टेंस क्या था, या इन चीजों को गवर्नमेंट ने क्यों इंक्लूड किया। ओके, इनकम डिस्टेंस, अब इन चीजों का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन भी है, बहुत इजी है, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, बट स्टिल I'll try to explain a few. That is income distance. इनकम डिस्टेंस क्या होता है, जो हाईएस्ट स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, for example, it's not the real life depiction. For example, Maharashtra is the highest income state.
हाईएस्ट इनकम स्टेट। अब इनकम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर हरियाणा का इनकम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हरियाणा की इनकम यहाँ पे लेवल, इस लेवल पे है, तो दिस विल बी कॉल्ड इनकम डिस्टेंस। अगर ये इनकम डिस्टेंस ज्यादा होगी तो परसेंटेज एलोकेशन हायर होगा। दिस इज द क्राइटेरिया। ठीक है, अब इससे सारे लो ही होंगे, क्यों? क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया है कि महाराष्ट्र इज हैविंग द हाईएस्ट इनकम। ठीक है, मतलब हायर द इनकम डिस्टेंस, हायर दिस इनकम डिस्टेंस, हायर द एलोकेशन। व्हाई? बिकॉज दिस स्टेट इज अर्निंग वेरी लेस, है ना? तो दिस स्टेट्स needs to be funded so that an equity can be created amongst the state and the regional imbalance that is prevailing that can be countered. ठीक है, but this is also as a disadvantage of the fact कि well performing states have lesser incentive to perform well. It is not being incentivized. ठीक है, second is very important, population of 1971 has now been dropped. It's very important, it's a very important thing, because the government is working towards a demographic transition, like to utilize the demography of the country, है ना? So they are now focusing on population figure of 2011. The finance commission said that the population figure of 2011 rightly represents what? The demography of the country, and that is why the states that have the population of 1971 is very older one. 1971 के बाद states like Kerala, southern states have done well in their population figures and they have brought a demographic change. तो these states should be incentivized. नहीं तो 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पे जिसका पॉपुलेशन ज्यादा था उसको ज्यादा पैसे मिल जाते थे, बट ये इस बार ये हुआ है कि 2011 में जिसकी पॉपुलेशन कम है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अंडरस्टूड? एंड उसका वेट कितना है? 15%। एरिया 15%, ज्यादा बड़ा स्टेट होगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। फॉरेस्ट कवर हैज नाउ बीन ड्रॉप्ड। ठीक है, अर्लियर इट वाज हैविंग द वेट ऑफ 7.5%। फॉरेस्ट कवर की बजाय फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए आप, इफ यू प्लीज राइट डाउन इफ यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, कि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए क्या पैरामीटर रखा गया है, वो है परसेंटेज ऑफ डेंस फॉरेस्ट, है ना? फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, सॉरी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को कैलकुलेट करने के लिए कि किसी स्टेट का इन मतलब दो स्टेट्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे कि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेसिस पे किसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, है ना, के लिए सबसे पहले मतलब डीप वेरी डेंस फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट, ओके, अपॉन टोटल dense forests of the country. For example, यूपी and हिमाचल. Obviously हिमाचल में ज्यादा dense forest है as compared to यूपी, तो इसको ज्यादा allocation होगा उस 15% के ब्रैकेट में, हिमाचल को ज्यादा allocation होगा as compared to यूपी. Simple. Demographic performance. Now this has been also included, demographic performance, similar to this population figure, and tax effort has now been included. ठीक है, now what are the key recommendations? Finance Commission recommendations are very important from exam point of view. The normal limit for net borrowing may be fixed at 4% of gross state GDP in 21-22. ठीक है, नॉर्मली 3% होता है बोरोइंग लिमिट स्टेट्स के लिए, 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट जीडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब अगर यूपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 100 रुपीज है तो वो 3 रुपीज के अराउंड बोरो कर सकता है। सिमिलरली, बट दैट लिमिट हैज बीन रिमूव्ड एंड 4% ऑफ जीडीपी हैज बीन मेड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3%। एंड फॉर 21-22, 22-23 के लिए 3.5% ग्रेजुअल रिडक्शन, 4% से 3.5%, एंड 22-23 के लिए 3%, और सब्सिक्वेंटली for the first 2 years compensate for the loss of tax revenue because of the corona pandemic effect की वजह से loss of tax revenue हुआ है, उसके लिए हमें states को compensate करना पड़ेगा। ठीक है, 0.5% by allowing an additional 0.5% of borrowing limit. ठीक है, but
दैट इज अ कंडीशनल बोरोइंग, ठीक है। आर्टिकल 293, ठीक है, सेक्शन 4, Article 293 Section 4 states that if a state is having an outstanding loan of central government, है ना, तो central government can impose conditions on the borrowing of state government. For example, अगर यूपी का स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल यूपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लोन लिया था जो अभी चुका नहीं पाई है, तो और यूपी गवर्नमेंट अगेन वांट्स टू बोरो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज कि तुम बोरो तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ये क्राइटेरिया फुल करोगे तभी। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज all this borrowing that states do from center are charged upon the consolidated fund of India. They are not made from the consolidated fund of India. Understood? Charge means that they cannot be put to vote. They can be discussed, but they cannot be put to vote. The state should constitute state finance commission. Again, the finance commission has criticized the states that states are not constituting state finance commission. क्यों? State finance commission recommendation देते हैं local bodies को टैक्स रेवेन्यू डिवॉल्व करने के लिए, एंड स्टेट्स डू नॉट वांट टू डिवॉल्व द फाइनेंसेस टू द लोकल बॉडीज। तो फाइनेंस कमीशन हैज बीन वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस एक्शन, दिस पार्ट, एंड they have asked that every state should constitute a state finance commission before March 24, and they should lay down the report of action taken, like this report was laid down. Okay, this report was laid down with the budget in the Union Parliament. Similarly, in the every state legislature, the state should lay down a report prior to, मतलब मार्च 2024 से पहले आपको रिपोर्ट ले डाउन करनी होगी कि what actions have you taken on the recommendations of the State Finance Commission that you constituted, ठीक है। Otherwise, grant in aid shall not be given. Again, grant in aid, there are two kind of grants. Grants are basically statutory grants and discretionary grants, ठीक है। statutory grants मतलब वो grants जो parliamentary laws के थ्रू दिए जाते हैं। parliamentary laws, for example, centrally sponsored schemes. centrally sponsored schemes, अगर कोई गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू अगर फंड्स डिवॉल्व कर रही है तो दैट इज अ स्टैट्यूटरी ग्रांट। बट डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आर states or union both can provide discretionary grant to anybody on any amount. ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है रिगार्डिंग डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ठीक है। both state and center both can provide any amount of grant to anybody, that is called discretionary grant. And an important observation, like we made in the budget lecture, an important observation that the planned expenditure was always less than the non-planned expenditure. Similarly, discretionary grant is always greater than statutory grant. It's an important observation. Okay, and you can read this. This is not very important. Grants to local bodies पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस बार फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। तो the total local bodies for has been fixed at 90,000 crore rupees, which is of which 60,750 crore recommended for rural bodies, 65% of the total allocation of local bodies, मतलब पंचायत के लिए 67.5%, यानी 60,750 crore rupees, and the rest amount should be given to urban local bodies, ठीक है। That amounts to the 4.31% of the total divisible pool. यानी 90,000 crore is the 4.3% of the total allocation that is going to the states. यानी स्टेट्स को जितना पैसा मिल रहा है उसमें लोकल बॉडीज के लिए 4.31% एलोकेशन है। Now, basics of finance commission. Article 280, president constitutes a finance commission every 5 years, or he can also constitute a finance commission prior to that if he deems fit. And the report is not laid in parliament. The report is presented to president, ठीक है, and the president causes the report to be laid down in the parliament, and also the government has to tell the parliament what action has been taken or what recommendations have been accepted and what have not been accepted, and what are the reasons for the recommendation that has not been accepted. The finance commission so created should provide distribution. First of all, what are the terms of references? फाइनेंस कमीशन जब फॉर्म होता है तो उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दी जाती हैं कि आपने इन चीजों पे काम करना है। द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स, ठीक है,
जो टैक्स यूनियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है पूरी कंट्री से, उसका टैक्स प्रोसीड से कितना स्टेट्स को जाना चाहिए, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन 41% टू द स्टेट्स एंड 1% टू द स्टेट ऑफ J&K, यूटी ऑफ J&K। प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट। अब हमने देखा कि पहला क्या है, वर्टिकल डिवोल्यूशन के बारे में बात करता है कि स्टेट्स को कितना देना है, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को कितना ट्रांसफर करेगी। लेकिन सेकंड चीज क्या है, प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड्स। ग्रांट इन एड इज डिफरेंट फ्रॉम द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ग्रांट इन एड इज अ ग्रांट एंड टैक्स रेवेन्यू इज अ राइट, ठीक है। यूनियन स्टेट्स हैव अ राइट ऑन द सेंटर्स टैक्स रेवेन्यू, बट ग्रांट इज, अगर स्टैट्यूटरी ग्रांट है तो इट इज अ राइट, क्योंकि ये इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द बाय अ पार्लियामेंट्री लॉ। बट अगर ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट है तो स्टेट्स डू नॉट क्लेम अ राइट ओवर द डिस्क्रिशनरी ग्रांट, बिकॉज दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब इफ इट विशेस टू डू टू गिव इट कैन, इफ इट डज नॉट विश टू गिव इट विल नॉट। बट फाइनेंस कमीशन शुड, यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंस कमीशन का इंपॉर्टेंस क्या है। फाइनेंस कमीशन will lay down the principles on which the grants will be given, and that means the economic transactions of the country shall not be arbitrary. There should be some principles. Okay, the structure of finance commission, यहाँ पे बहुत important चीज है। Most of the people don't know that there is an act also, there is a parliamentary act actually that requires, that necessitates the formation of the structure. Most people think that it has been provided under Article 280, but that is not the case. The Parliament has been empowered by Article 280 to form provisions regarding the same for the structure and powers of the Finance Commission. In the pursuance of Article 280, the Parliament has passed this law, that is Finance Commission Miscellaneous Provisions Act 1951, which among other things grants the structure of the Finance Commission. The first one is chairman. The chairman should be any person selected from the pool of people who have मतलब experience in public affairs, ठीक है। like CAG भी हो सकते हैं, but CAG is debarred, तो CAG नहीं हो सकता है। तो मतलब most of the times it is either a judge, retired judge, or it is either a मतलब गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। तो चेयरमैन हो, मेंबर्स, मैम अब चेयरमैन एक होगा, 4 मेंबर्स होंगे। अब ये 4 मेंबर्स, फर्स्ट वन इज आइदर ही शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। सेकंड मेंबर क्या होगा, हैविंग अ स्पेशल नॉलेज इन फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। द थर्ड वन इज हु इज अ वाइड एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होगा, या तो एक जज या जज की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए किसी बंदे में। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ही शुड आइदर बी हैविंग नॉलेज ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो बेसिकली एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि आरबीआई या पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर चुका हो। द थर्ड वन इज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में उसको वाइड एक्सपीरियंस हो। एंड द लास्ट वन इज हैविंग स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। Now I framed a 2 rupees question, that is, consider the following with respect to fiscal federalism in India. Both states and center can borrow in foreign markets. Is this correct? Okay, I'll leave this question to you.